तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो इंसान कोशिश करने से नहीं घबराता उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। पर इंसान को पता होना चाहिए कि उसे किस दिशा और प्रोफेशन में जाना है, तभी तो कामयाबी उसकी राह देखती है और उसके कदम चूमती है। हमारे आज के मेहमान अपने बचपन से ही उनको मालूम था उन्हें किस राह पर जाना है और सही समय पर वो अपनी राह पर चल पड़े। तभी तो आज उनका शुमार फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में, कैरेक्टर आर्टिस्टों में किया जाता है। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नजर। हमारे आज के मेहमान का जन्म 17 दिसंबर सन 1946 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ। बंटवारे के बाद इनके पिता अपना सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए और हैदराबाद में बस गए। पर हैदराबाद में भी हालात काफी खराब हो गए। इसी बीच इनके पिताजी भेस बदलकर पाकिस्तान गए और वहां से किसी तरह अपना बचा खुचा सामान लेके वापस इंडिया आ गए। हैदराबाद में एक मेडिकल शॉप खोली जहां ये बच्चा भी बैठा करता था। इस स्टोर के सामने एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जिस पर फिल्मों के पोस्टर लगे हुआ करते थे। उन्हें देखकर ये बच्चा भी सोचा करता था कि एक दिन उसके भी पोस्टर लगेंगे। स्कूल के दिनों से ही नाटक करना शुरू कर दिया था। पहले ही नाटक में लड़की बनना पड़ा क्योंकि इनका स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए था। जल्दी ही अपनी भारी भरकम आवाज की वजह से रेडियो में भी इन्हें काम मिलना शुरू हो गया और आखिरकार FTI पुणे आए जहां हजारों में से सिर्फ 8 को दाखिला मिलना था। इस लड़के ने उसमें टॉप किया। उसी दौरान इनकी शादी हो गई और मुंबई में काम शुरू होते होते ही ये पिता भी बन गए। निर्माता निर्देशक विनोद पांडे ने इन्हें इनका पहला ब्रेक दिया और फिर प्रकाश मेहरा और BR चोपड़ा जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम करते करते आज 40 साल से ये फिल्म इंडस्ट्री का अटूट हिस्सा बने हुए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं बेहद बुलंद आवाज और शानदार शख्सियत के मालिक सुरेश ओबरॉय। दोस्तों, तो ये थे हम सब के चहेते सुरेश ओबरॉय जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्लीज वेलकम। तूफानों से झुके नहीं जी। कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से सुरेश जी, आप यहाँ आए उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बातें करके आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा जी। आप भी अच्छी लग रही हैं। आपका स्टूडियो इतना खूबसूरत है, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है यहाँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आवर प्लेजर। अच्छा, मैं सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी, जब पार्टीशन के बाद जब आप लोग पाकिस्तान से इंडिया आए तो उस वक्त सुना बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा आपके पिताजी को, उसके बारे में कुछ बताएं। अरे आप तो 1946 में चले गए। तो हमारी शुरुआत थोड़ा पीछे से ही होगी। हम लोग क्वेटा में रहते थे, बलूचिस्तान जी। फादर का बिजनेस था वहाँ से फिर 47 में जी। मुझे तो याद नहीं, मैं तो मम्मी की गोद में था। तो वहाँ से ट्रेनों में कहाँ से घूमते घामते दिल्ली, जबलपुर, कहाँ गए। बाद में मेरे फादर को बेटियों को पढ़ाने का बड़ा शौक़ था। उस ज़माने में जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो मेरी बड़ी 3 बहनें थीं जी। तो उन्हें किसी ने बताया कि हैदराबाद में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और स्कूल्स एंड कॉलेज एंड स्टडीज़। अगर आपका मेन है तो आप हैदराबाद जाइए।
तो उन्होंने चलता हुआ बिजनेस यहाँ जबलपुर में बंद कर दिया और फिर से वापस गए हैदराबाद, फिर से नया शुरू किया जस्ट फॉर पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। दैट्स गुड। तो आपकी बहनें, कितनी बहनें थी आपकी? 4 बहनें हैं मेरी। ओके, सो दे ऑल आर इन हैदराबाद? सब पढ़े वहीं पढ़े, सब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। उनका पूरा उनके ड्रीम वो हुआ। माई एल्डेस्ट सिस्टर इज़ द फर्स्ट लेडी टू बिकम अ डीन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, IISc। उसको पहले टाटा इंस्टीट्यूट कहा जाता था। और कोई एक न्यूरोसर्जन है, एक पीडियाट्रिशियन है, दैट्स गुड। एक हाउसवाइफ है। सभी बहुत पढ़े मेरे घर में, सुरेश ओबरॉय को छोड़ के सब पढ़े। आप तो कलाकार हैं। अच्छा, हमने सुना कि पाकिस्तान से इंडिया आने के बाद फिर आपके पिताजी एक बार फिर पाकिस्तान उनको जाना पड़ा क्योंकि बहुत सारा सामान रह गया था। तो उस वक्त कैसे, उसके बारे ये में कुछ स्टोरी बताएं। आपको कैसे पता चल गई? अरे सब पता है हमको, आपको बुलाने से पहले हमको वो पूरा स्टडी डिस्गाइज करना करके पड़ता है। गए थे। हाँ, उसके सब बारे में पगड़ी बताएं। वगड़ी बांध के पता नहीं क्या क्या। लोगों ने कहा कि भाई लोग बच के वहां से आ रहे हो और तुम वापस उसी जगह जा रहे हो जहाँ की इतना मतलब रिस्की है कि हाउ यू वोंट कम अलाइव। तो बोले यार वैसे मेरे इतने बच्चे और मैं यहाँ वैसे मर जाऊँगा। तो वहाँ गए, वहाँ जाके आप बाज़ाब्ता अपनी वापस गए, शॉप बेची, अपना बिजनेस पूरा किसी को बेच बाच के पता नहीं क्या क्या किया। उनका एक फेवरेट ऐसा कालीन था, क्या कहते हैं उसको, कारपेट, और एक रेडियो उनको बहुत पसंद था। उसका मतलब बहुत गट्सी थे आपके डैडी। अब बहुत गट्सी थे, गट्स का तो मतलब कोई बेहिसाब। वापस गए और मैंने अभी तक मेरे पास पड़ी हैं फर्स्ट क्लास की उस ज़माने के टिकट्स लिए, जब लोग धक्के मार के घुस के जा रहे थे फ्री में। उन्होंने सब की टिकट्स ली। that's so nice. और वो पड़ी रबर बैंड लगा के डैडी के गले में, तो जहाँ एबिट रोड हैदराबाद में उनका बिजनेस था, उसका जब आफ्टर फादर्स डेथ मैंने देखा तो वहाँ वो कुछ अभी खत भी पड़े है? हुए थे। हाँ, कुछ खत भी पड़े हुए थे उर्दू में लिखे हुए। जी। यहाँ इस घर को खाली नहीं करोगे तो बंदूक हमारा निशान, ये वो धमकियाँ, सब जो चिट्ठियाँ। काफ़ी सामान मिला उस जमाने में। देखता था, शक्ल से भी देख के डर लगता था उनको, इतने गट्सी थे वो। या अच्छा, हैदराबाद आने के बाद कौन सा काम शुरू किया उन्होंने जो पाकिस्तान में था? वही सेम काम को कंटिन्यू किया या कुछ और? ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया हैदराबाद में जी। और अपने छोटे भाई को उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल के दिया था और खुद के लिए एक बैठने के लिए था ऑलमोस्ट केमिस्ट शॉप एंड क्या कहते हैं इसको, आज सब कुछ मिलता है केमिस्ट शॉप में। हाँ। उस जमाने में तो बस किराना मतलब छोड़ के सब कुछ तो मिलता ही था। जी बिल्कुल। जनरल मर्चेंट समझे एंड मेडिकल स्टोर्स एंड ड्रगिस्ट भी थे, मतलब हम दवाइयाँ बनाते भी थे उस ज़माने में। मैं आई थी आपके शो पे, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट। उस वक्त मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में थी, मैं आई थी, मैंने देखा रहे इतना हैंडसम सा लड़का, कितना आप, यू वर स्टनिंग लुकिंग, और एक तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, मैं तो आपको देखती ही रह गई। मैंने तो आपने बोला क्यों नहीं मुझे? नहीं, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, तो अच्छा शायद मैं भी आऊँगा, कुछ ऐसे आपने कहा था। उसके बाद फिर आपने ज्वाइन किया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। हाँ, 70s से 69-70s से मेरा ये सपना था। वहाँ एक फिल्म बन रही थी, मैं सिकंदराबाद कॉलेज में पढ़ता था। जी। अच्छा, पहले सॉरी टू इंटरप्ट यू, पहले हम स्कूल के ज़माने से शुरू करेंगे। अरे आपकी बाप रे, पढ़ाई हाँ। कैसे हुई? थोड़ा सा लोगों को भी अच्छा लगेगा आपकी ज़बानी सुनकर। तो स्कूल के ज़माने में आप कैसे स्टूडेंट्स थे? आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? उसके बाद फिर कॉलेज आते हैं हम। वेल, हमारे यहाँ कुछ ब्रेन स्पेशल हैं जी। क्योंकि सब जो भी हम लोग क्लास में, मैं एटलीस्ट जो क्लास में सुनता था, उसके बाद मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती थी। हाँ। कि जब पेपर आता था वो क्लास के टीचर ने जो बोला था वो याद आता था, मैं लिख देता था ओके। हर सब्जेक्ट में। और मेरी बड़ी बहन तो मैथमेटिशियन भी थी और हैं जी। और उनसे मैथ्स फैमिली में भी है। और ऑस्ट्रेलियन टीचर्स थे, ऑस्ट्रेलिया से एफिलिएटेड टीचर स्कूल था, सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल, और सब गोरे गोरे अंग्रेज पढ़ाते थे। तो 7th जब, हाँ 4th था हमारे ज़माने में, 4th बाद में जाके 7th हो गया, 4th to 10th ऐसे था, बाद में 12 हुए जी। क्लासेस। हाँ। तो उससे पहले मैं गर्ल्स स्कूल में था बहनों के साथ। अच्छा। मुझे अभी भी याद है, मेरी मदर आई थी चॉकलेट लेके मेरे लिए मिलने, देखने। हम लोग को दोपहर में सुला देते थे इसमें, सो काइंड ऑफ अ प्ले स्कूल।
उसके बाद बॉयज़ स्कूल में गए, पहले गर्ल्स स्कूल था, मोस्ट होली रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल उसको हम लोग रोजरी कॉन्वेंट बोलते थे। वहाँ से फिर सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में गया। वहाँ जाके जब मैं 4th में था तो मेरी टीचर ने पूछा कि आप प्ले करोगे? मैंने हाँ करूँगा। और आपने लड़कियों के रोल भी किए हैं? तो हमारी क्लास में लड़के ही थे ना। लड़के ही थे, इसलिए आपने सुना लड़की का रोल भी आप करते हाँ, थे। पेपर बहुत का वो सही। टोपी बना के लड़की का रोल किया था। जी, मज़ा आता था आपको? बहुत मज़ा आया, क्योंकि थोड़ा मैं लगता भी लड़कियों जैसा था। लोग गोरा गोरा चिकना पतला, इसलिए तो बाद में मुँह छूछ निकाल के एटीट्यूड चेंज किया। लड़कियाँ कैसे और से वो पकड़। एटीट्यूड सूट करता है आपको। हाँ, अच्छा, अब मैंने सुना आप स्विमिंग और टेनिस के चैंपियन भी थे आप उस वक्त? अरे वो तो एक्सीडेंटली बन गया। अच्छा। वो क्लास में एक हमारे लड़का था शेरियर, वो स्विमिंग पूल के में ही रहता था। हमारे स्विमिंग पूल के टीचर जलानी का बेटा था, भतीजा था। तो दे यूज्ड टू लिव इन द क्वार्टर्स, पूल के साथ था। हाँ फतेह मैदान जी। क्लब के पास। तो वो पूरा दिन पानी में रहता था। हाँ तो जब वो हुए, मैंने भी नाम लिखा दिया उसमें। और स्विमिंग अभी ऐसे मेंढक की तरह सीखा ही था। हाँ तो अब जब आए, हमारा A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, रेड हाउस, ग्रीन हाउस ऐसा था। तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकता भाई। मुझे इतनी बड़ी लेंथ, यहाँ हाफ लेंथ थी करना। मैंने बोला मैं वहाँ तक नहीं जा सकूँगा। तो 2 ही थे लड़के, वो फर्स्ट, मैं सेकंड आना ही था। और वो अकेला होता तो यही नहीं होता, फिर कंपटीशन ही नहीं होता। And what तो about मुझे tennis? ज़बरदस्ती के पकड़ के बोला नहीं तू कर ले वहाँ तक, चलो चलो आगे और आगे और आगे करते 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 रस्सी तक पहुँचा दिया। तो सेकंड आगे, फर्स्ट को और रनर अप को दोनों को कप्स मिले। ओके। वो कप देख के जो खुशी हुई, उसके बाद मैंने वहाँ पर फिर अनगिनत कप्स लिए। उसके बाद स्कूल तक या कॉलेज तक, फिर इंटरनेशनल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी लिया। ओके, दैट्स नाइस। फिर नहीं छोड़ा स्विमिंग, पूरा दिन पूल में रहता था। दैट्स सो नाइस। आदत पड़ गई थी। सुरेश जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आने के बाद हम आपसे जानेंगे आपका फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ, बॉम्बे कैसे आए। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुरेश ओबरॉय जी से। हम थोड़ी ही देर में लौटेंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं सुरेश ओबरॉय जी से। चलिए जानते हैं उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। अरे हाँ, फिल्मी सफ़र से पहले मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहूँगी। आप एबिड्स में जो आपका स्टोर था, उसके सामने एक थिएटर हुआ करता था। हाँ, तो वहाँ के पोस्टर्स देखकर सुना आपके दिल में कुछ कुछ होता था, और वो जो भावनाएं थी, मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें। आप क्या सोचते थे? पोस्टर्स दिखता था, मैं फ्राइडे बदलते थे, और कभी दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देवानंद, इन ग्रेट हीरोज़ की फ़ोटोज़ आती थी। मैं बोलता था एक दिन मेरा भी पोस्टर यहाँ छपेगा, ऐसे होता था अंदर। जी। तो स्विमिंग में तो एक्सीडेंटली हो गया। तो हमारी फैमिली में माता पिता ने दिया था सबको एक हॉबी एंड स्टडीज़ के अलावा, और म्यूज़िक। हाँ। म्यूज़िक में सिंगिंग और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ ज़रूरी है, और एक हॉबी। तो मेरी बड़ी बहन इसकी क्या कहते हैं, हॉकी की शायद कैप्टन थी इंडिया के लिए, और छोटे भाई वगैरह कुछ बैडमिंटन वगैरह और टेबल टेनिस चैंपियंस थे। हाँ। और मैं स्विमिंग में गया, और साथ में मैं अपना गिटार के लेसन लेता था। बाकी सब क्लासिकल सिंगर्स है घर पे। तो हमारे घर में ये सब चलता था टू कीप अस बिजी। उस ज़माने में कोई क्लब वगैरह होते नहीं थे जी। और कहीं जाते नहीं थे, तो घर में ही चलते थे। हम लोग घर में प्ले करते थे। मदर यूज्ड टू ऑल्सो प्ले, कुछ बांध के लड़के का रोल करती थी, और हम लोग घर में भी करते थे प्लेस। जी। तो वहाँ दिवाली के दिन सब फैमिलीज़ को बुला के जो पार्टी होती थी, तो अपने घर के अंदर भी बड़ी बहन और बच्चे, हम लोग सब मिलके, छोटे भाई सब मिलके प्लेस करते थे। तो हर एक को एक एक हुनर था, क्लासिकल सिंगिंग, कोई तबला, कोई गिटार, कोई कुछ। तो सब मिलके एक रौनक लगी रहती थी। That's nice. और जब स्कूल में, उस ज़माने में जब
पर्दा खुला, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्ले, शायद जॉन वॉल जॉन था शायद वो, हम लोग उसको बचपन में जीन वैल जीन ऐसे बोलते थे। तो उसमें मैं एक लेडी का रोल था, तो मैंने अपनी मदर को देखा कि वो बुन रही थी कुछ, क्या स्वेटर, और साथ बॉल पड़ा था और काफ़ी बुना हुआ था। मतलब माँ मुझे दे दे और मुझे सिखा दे, तो ऐसे डाल के फिर ऊपर से घुमा के फिर ऐसे वापस लेके फिर ये, मैंने बोला थोड़ा स्लो हो गया, घर में प्रैक्टिस करने लगा भाई नेचुरली हाँ उसकी। हाँ, और वो मैं ले गया उसमें स्टेज पे, हाँ, और जैसे पर्दा खुला, आई हैड नथिंग टू डू, क्या करेंगे वो। अब वो जो दूसरी लड़की है, मतलब लड़का है लड़की बन के जो आएगी डायलॉग बोलेगी मेड, तब मैं ऐसे ऐसे जब करने लगा तो लोगों ने वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वाह कि लोग बोले कि ये ना उस ज़माने में जो आपको और हमको जो इंस्टीट्यूट में सिखाते थे जी, टू कीप एन एक्टिविटी, तो वो नेचुरल आया मुझे। तो मेरा फर्स्ट मेरा डायलॉग था इंडीड, हाँ पहला बोल गया, उसके बाद वो प्ले हो गया, उसके बाद धीरे 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 हाँ सुना बाद में, उसके बाद आप बहुत अच्छा बुनने लगे थे स्वेटर बुनना। जो कभी कोई वो आए घर के अंदर, उस ज़माने में घर में ना सब कुछ बनता था, मशीन होती थी, कपड़े भी सिलते थे, चादरें, मतलब सोफ़ा कवर्स ये, तो उनके साथ मैं भी लग जाता था। मैकेनिक आए तो उसके साथ मैं भी चला जाता था, गाड़ी बना, साइकिल खोला है तो खुद साइकिल वाले के साथ बैठ के मैं भी खोल देता था। मुझे लर्निंग का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप एक्टर आप बनना चाहते थे, तो इसके लिए घर वालों ने सपोर्ट किया या वो आपको कुछ और बनाना चाहते थे? अरे बाबा, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता था, मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। तो डॉक्टर बनना चाहता था, तो फिर जब देखा मुझे इन लोग मेंढक वेंढक जब काटे तो मुझे 3 दिन तक खाना नहीं खाया जाए, उसका हार्ट फड़फड़ा रहा था काटने के बाद। तो बोले मैं नहीं ये कर सकता, हॉस्पिटल गया सिस्टर्स के साथ, वरना मैं अपना तो पहन के घूमता था घर में, डॉक्टर का कोट वगैरह। नहीं, वैसे बच्चों को बहुत शौक होता है, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर दे इवन पिताजी भी डॉक्टर, मदर भी हकीम, बड़ी बहनें सब डॉक्टर्स, कोई पीएचडी में, कोई किसी और में, बड़े भाई डेंटिस्ट भी थे, तो सब डॉक्टर्स का माहौल था। फिर मैंने नहीं मैं नहीं कर सकता ये। एक दिन हॉस्पिटल गया तो 2 दिन नींद नहीं आई, आई कुडंट सी इट। और ये वो काटना वाटना तो मुझसे मेंढक हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो हम इंजीनियर बनते हैं। अच्छा। तो फिर पिताजी ने बोला तू आर्मी में जा, तेरी आवाज़ ऐसी कड़क है, तू बोलता भी कड़क है, बिल्कुल, तू जा भाग। वहाँ मुझे पूना में एग्ज़ाम सब पास हो गया, एक क्वेश्चन में उन्होंने मुझे फेल कर दिया। उन्होंने बोला आप किसके लिए, किसके कहने पे आए हैं आर्मी ज्वाइन करना चाहते? आई सेड माय फादर टोल्ड मी। अब मुझे क्या मालूम, तो वो फेल कर देंगे। अच्छा। माय फादर टोल्ड मी पे वो लोग फेल कर दिए। अब वो भी पूना था। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी क्लास में एक लड़का था, मिर्ज़ा महमूद बेग, वो ज्वाइन करा था इंस्टीट्यूट, मुझे मिला। मैंने बोला यार मुझे भी ज्वाइन करना है, क्योंकि तब तक मैं प्लेस करना शुरू कर दिया था जी। रविंद्र भारती थिएटर में पहला प्ले हुआ था मेरा। अब वो नहीं है बेग साहब, तो मिर्ज़ा महमूद बेग तो हेल्प किया, मुझे सब समझाया, सब किया। मैं गया, मिलने गया, और मैं इतना डर गया था। मैंने बोला यार, मैं समझता था जो एक्टर बनता है ना, वो या तो हूर परी या भगवान की देवी देवता ही होते होंगे, कि हमारी तरह खाते हैं क्या, हमारी तरह सोते होंगे क्या, ऐसे सोचता था छोटा था जब। तो दिमाग में उनके बारे में इम्प्रेशन अलग ही था। तो मैंने बोला पहले मैं देख लेता हूँ। तो नेचर ऐसा था ना पहले स्टडी करने का। मैं गया तो महमूद की क्लास में, बेग की क्लास में, सब लोगों से मिला। 2 दिन उसने हॉस्टल में रखा मुझे। अच्छा। मैंने बोला यार इनसे अच्छा तो एक्टर मैं हूँ, और क्या इन लोग जो लग रहे हैं उनसे अच्छा तो मैं भी लगता हूँ, उसमें क्या। फिर अपने फ़ोटोज़ खिंचवाया, दूसरे फ़ोटो से मैच किया। फिर ऑल इंडिया रेडियो गया। हाँ, आप रेडियो में भी आप अनाउंस करते थे। मैंने हर चीज़ करके पहले अपने आप को चेक किया, क्योंकि आवाज़ आपकी इतनी अच्छी है, तो सुना था मैंने आपको रेडियो में। हाँ, रेडियो में गया तो छोटा था जब, एक वहाँ बच्चों का प्रोग्राम होता था जी। तो एक भाईजान, उनको हम लोग क्या बोलते थे याद नहीं आ रहा, नवाब जान कुछ थे। तो उन्होंने बोला आप क्या करते हैं बेटा? बोला मैं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई करता हूँ। हाँ। तो कुत्ता और बिल्ली की लड़ाई का मैं मिमिक्री किया था फर्स्ट टाइम। हाँ। उसके बाद एक प्ले करने का शौक पड़ा, जब
एक्टिंग करना चाहा तो 10 रुपए का चेक मिला। तो वहाँ का मुझे डायरेक्टर बोलता है कि आप इतने बड़े आदमी के बेटे हो, ये क्या 5-10 रुपए के काम कर रहे हैं आप। मैं उसको लुक दिया, घर चला गया। मैंने बोला उसको क्या बोलूँ, मैं 10 रुपए के लिए नहीं कर रहा, मुझे तो मालूम भी नहीं था 10 रुपए मिलते हैं। हाँ। उसके बाद एक और बात ऐसी हुई, मिलन फिल्म की शूटिंग हो रही थी पब्लिक स्कूल में। ओके। वहाँ पर नूतन जी, सुनील दत्त साहब, हाँ। तो एक आदमी आया। हम लोग तो क्लास में पढ़ते कहाँ थे, सिकंदराबाद पैराडाइज कैफ़े में बैठ के चाय पीते रहते थे। तो वहाँ पकड़ लिया उसने, बोला आप फलाने दिन आ जाना। अब मुझे क्या मालूम है एक्स्ट्राज उसको फ्री मिल रहा है, इधर से वॉक करो इधर। अब हमको हाथ में किताब दे दिया और मैं खूब सारे स्वेटर पे पहन के, हाँ वॉक दिस वे वॉक दैट वे। तो फिर मुझे सामने खड़ा कर दिया, हार वार पहनाना दत्त साहब। और एक सीन में हूँ मैं अभी के कभी देखूंगा, ओके। मिलन फिल्म आई थी। उसके बाद मैंने कहा बहुत, फिर मैंने कहा मैं अपने आप का चेक करता हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ खिंचाई, स्टेज प्लेस किए, बहुत काम किया, मेहनत की। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्राई किया ओके। और तब मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी की बात 1 अगस्त में शादी हुई। ओके। 5 अगस्त को मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुँच गया। वाइफ को झूठ बोला हाँ। कि मैं 3-4 महीने का कोर्स करने जा रहा हूँ डायरेक्शन। वो बोली आई मैरिड अ बिजनेसमैन। हाँ। मैंने बोला नहीं नहीं डोंट वरी, ये मेरा शौक है। झूठ बोल के गया और 2 साल लटकाया वाइफ को। आई नो, 2 साल का कोर्स था। फिर अच्छा, उस दौरान वैष्णो देवी जब जा रहे थे, आपके फादर एक्सपायर हो गए थे, उसी दौरान की हाँ बात नहीं, थी ना ये तो 1966 1 मई। हाँ। मैं टेनिस खेल के आ रहा था तो टेलीग्राम आया। टेनिस रैकेट हाथ में ही था साइकिल से, तो मैं समझा कब आ रहे, डेट होगी। हाँ, मेरे भाई का कज़न का टेलीग्राम आया कि फादर एक्सपायर्ड उधमपुर में। हाँ। सुबह वैष्णो देवी जा रहे थे, सुबह वो उठे ही नहीं, सो रहे थे, तो ऐसे मस्त सो रहे। अभी लगा सबको। मैं तो घर पे ही था हैदराबाद में, बाकी फैमिली गई थी। मेरे बड़े भाई और मैं दुकान संभाल रहे थे। 2 जने घर पे होंगे ना, शॉप फादर की संभाल रहे थे। तो 1 मई 66 से लेके जो शुरू हुआ, देखिए फिर दुनिया देखी, कोर्टों के केसेस देखिए, लोगों को देखिए, मालिक दुकानदार कैसे निकालने जा रहा था, मकान वाले कैसे, गवर्नमेंट कैसे निकालने जा रही थी, गवर्नमेंट से झगड़े। जिस घर में रहते थे वो गवर्नमेंट ने दिया था एज ए रेफ्यूजी। ओके। वो बोलते खाली करो। वहाँ की हमने बोला हम वहाँ छोड़ के हमको अलॉट किया गया, दो नहीं। उसके 25-30 साल केस लड़े। फिर फादर की एक बंगला था, वो किराया। फादर की डेथ के बाद दुनिया चेंज हो गई पूरी। वो औरत, वो डॉक्टर फैमिली थी, वो लोग किराया देना बंद कर दिए। 35 साल केस लड़ा उसका मैं। अरे बाप रे। अभी फ्यू इयर्स बैक फिर मिला कि नहीं वो बंगला? सुप्रीम कोर्ट में अभी जीता 10 इयर्स बैक। दैट्स नाइस। जेटली साहब मेरे लॉयर थे तब, मतलब एज अ हेल्प करने के लिए, पैसे वैसे लेके नहीं, एज अ फ्रेंड। चलो, दैट्स गुड। तो मतलब इतनी सारी स्ट्रगल देखी। फिर जब बने कुछ 80s में हंगामा मस्त वापस आया, 84 कुछ हुआ, तो बड़े भाई की डेथ हो गई। मैं लेके आ रहा था हैदराबाद से। उसके बाद सुना आपने बहुत फिल्मों में भी थोड़ा कम कर दिया था काम। उसके बाद तो मैं दुआ करता था प्रोड्यूसर मर जाए, कैमरा खराब हो जाए, शूटिंग पे नहीं जाना है। हाँ, सुना बहुत हिल गया था मैं, क्योंकि मैंने उनको फोर्स करके बिठा लिया था गाड़ी। अरे बैठना, चल जाते हैं बॉम्बे, घूम के आते हैं। तो गाड़ी में बिठाया तो रास्ते में, शुक्र है मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, वरना कितना बड़ा गिल्ट होता मुझे। ठीक है, इन इमोशनल बातें सुनकर मैं भी बहुत इमोशनल हो गई हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग लौटेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कितने कितने रास्तों से गुजरना पड़ता है, कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हिम्मत वाला वही होता है जो इन सब का सामना कर सके। उसके उदाहरण है हमारे सुरेश जी। इनसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, हम अभी लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे सुरेश जी के साथ। हाँ, तो सुरेश जी, आप पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट आए थे जब, खैर हमने सुना 1000 स्टूडेंट्स में से आपका नाम सबसे पहला था। और वो कैसे आप आए, और आपकी जर्नी ट्रेनों में भी काफ़ी हुआ करती थी सुना, तो उसके बारे में आप ज़रा बताइए।
वो 8 ही तो लेते थे शायद स्टूडेंट्स। हाँ 8 to 10-12। हाँ शायद 8 या 2 फॉरेनर्स भी होते थे। तो उसमें से नंबर 1 जब मेरा नाम बुलाया गया, मैं गेट के बाहर अकेला जाके रोया पूना में। हाँ इतना रोया कि अब मैं किसको जाके खुशी बोलूँ। घर में बोलूँगा तो नाराज़गी, बीवी को बोलूँगा तो नाराज़गी, झूठ बोल के आए थे। माँ को बोलूँगा तो बड़े भाई सब लोग अगेंस्ट थे। हाँ। इंडस्ट्री जा रहा है, पागल है। फिर मामा जी, रिश्तेदार, पिताजी की दुकान एक है तो 2 लगा, ऐसे बड़े बड़े बोर्ड बना, ये कर। मैंने बोला पूरा दिन मुझे नहीं करना है ये काम। सामने की दुकान वाला मैंने देखा कि वो हॉस्पिटल से जो नर्सेज चोरी करके पेशेंट्स का दवाई देती थी, हाँ वो सस्ते में 4 आने की चीज़ 10 पैसे में, आधे पैसे में खरीद के उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचता था। तो हमको जो कॉस्ट प्राइस में आता था, हाँ हम उस पर 10% सिर्फ लेते थे। तो हमारी कमाई क्या होगी? अगले तो चोरी का ले रहे थे दुनिया। मैंने बोला मुझे ये काम नहीं करना है। गरीब आदमी को इधर से एक नर्स डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दे के दूसरा वाला इधर के जेब में रख लेती थी, वो ला के बेचते थे। मैं अपनी दुकान में बोला था मैं ये सब नहीं करूँगा। so तो sad। मुझे नहीं चाहिए था। मुझे क्लीन वगैरह, मैंने कहा मैं मेहनत करने तैयार हूँ। मैं तो ट्रक खरीदने चला गया था, मतलब मैं ट्रक ड्राइवर बन के ट्रक अपनी खरीद के चलाऊंगा, लेकिन मुझे ये गंदा काम नहीं करना है। क्योंकि 8% 7% में तो दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा था। हाँ देन आई सेड मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाऊंगा, Okay। पढ़ूंगा। 66 के बाद, फादर की डेथ के बाद मज़े भी किए हमने कॉलेज में। ये नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में मज़े नहीं किए। हाँ। मज़े किए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये जिम्मेदारियाँ, you're not प्रॉब्लम्स। happy what you're doing। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये गलती मैंने कर दी कि मुझे लड़की पसंद आ गई। अभी गलती भी नहीं बोल सकते, खूबसूरत गलती है। Yeah। मैंने बोला शादी करूंगा ज़रूर इससे, इसको बोलूँगा मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टर बनने जा रहा हूँ और वहाँ जाके एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया तो हाँ क्या इसको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मैंने बोला देखते हैं, एग्ज़ाम दे के पास हो गए तो ठीक है, क्योंकि अभी भी डाउट था। अब मैं पास हो गया तो आके वाइफ को क्या बोलूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन शादी के बाद, 4 दिन के बाद कोई चला जाए घर छोड़ के, उसको कितना बड़ा शौक हुआ वो लड़की को। फिर बताया कैसे आपने उनको, उनका मैं झूठ रिएक्शन क्या बोला था? ना मैं डायरेक्शन कोर्स कर रहा हूँ। हाँ। एक्टर बोलता तो मर जाती है वो हार्ट अटैक से। तो मैंने बोला फिल्म में, तो बोले कहाँ हमारे काम की चीज़ें, कहाँ फिल्म है, कहाँ डायरेक्शन, डैडी की दुकान है साहब। तो फिर उसको बहुत बोला, मैं मेरी एक ज़िद है ज़िंदगी की, पूरी कर लेने दो, उसके बाद ज़िंदगी में मैं नहीं कुछ बोलूँगा। मेरी लाइफ में एक बार मुझे एक ज़िद पूरी करने दो, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। ओके। तो शी सेड गिव मी 2 days। 2 दिन के बाद उससे बोला ठीक है आप जाइए। बहुत रोई वो बात, बहुत रोई। फिर मैं गया और मैं इधर रोता था, उधर रोती थी। मैं कभी कैलेंडर नहीं लिया था, उसमें डेट्स देखता था, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे कब छुट्टी आती या मंडे कब आती। तो वो शाम की ट्रेन में पकड़ लेता था फ्राइडे की। हाँ 10-20 रुपए में टिकट आती थी। हाँ और एक न्यूज़पेपर खरीदता था, जो पढ़ने के लिए नहीं, हाँ फिर ट्रेन के बाथरूम के सामने रखता था ज़मीन पे, और न्यूज़पेपर पे सोता था। क्योंकि हमारे ज़माने में ना टिकट ट्रेन की मिलती थी, ना प्लेन की मिलती थी, ना टेलीफोन मिलता था, ना गैस कनेक्शन मिलता था। तो ट्रेन की टिकट कहाँ मिलती थी, सीट ही नहीं मिलती थी। तो वी यूज्ड टू स्लीप देयर। हाँ, वहाँ से रात को वो IRTT आता था। हाँ रात को 9 बजे ट्रेन निकलती थी, सुबह 6 बजे हैदराबाद। और हैदराबाद से 9 बजे निकलती थी, 6 बजे निकलती थी सुबह, 9 बजे क्लास में, 10 बजे हाँ फिल्म इंस्टीट्यूट मंडे मॉर्निंग। तो ट्रेन उठाता था तो पेपर अपना उठाया, दूसरे बाथरूम के बाहर चले, हाँ वहाँ जाके सो गए। थक के खाते थे ट्रेनों में, या जस्ट टू मीट। जस्ट टू गो एंड मीट योर वाइफ। उसके बाद फिर बम्बई में थक के खाए। या यहाँ 10 रुपये 60 पैसे का ट्रेन का पास लिया था मैंने, अंधेरी टू चर्च गेट। बॉम्बे आ गए तुम। फिर बॉम्बे में आपका फिल्मी सफ़र, फिल्मों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ वो बताइए। फिल्मों का तो बहुत ही तकलीफ हुई यहाँ पर। क्या है ना कि बॉम्बे में मैं किसी को नहीं जानता था। कुछ दोस्तों ने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में बोला था तेरी वॉइस अच्छी है, तो जाके ना स्पॉट्स कर। तो मुझे स्पॉट समझ में नहीं आया क्या है, इतनी इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आ रही। रेडियो के अंदर ये कर। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर पहले तो रूम ढूंढो,
हाँ। पहले हॉस्टल में आके बांद्रा में रहा मैं, ओके। 50 रुपये महीना। फिर रूम ढूंढा 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 तो 1977 हो गया तब तक। और 1977 में 76 में मुझे ब्रिजभूषण जी मिले, ओके। जो रेडियो के किंग हैं, मेरे गुरु भी हैं। मुझे सूद ने, साउंड रिकॉर्डर सूद ने मुझे बोला था तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैंने बोला मुझे काम चाहिए रेडियो के ऊपर, या मुझे स्पॉट्स बोलने हैं। तो मैंने समझा कि इजी है ये जो अनाउंसमेंट करते हैं रेडियो में, जो एड्स के लिए नहीं करते, ये खरीदो वो खरीदो ये खरीदो ये बेचो। तो तब मुझे एक रूम मिला 400 रुपये महीने में। वो आप और मैं जितनी दूर है इतना ही रूम था, और उसमें बैल्कनी नहीं थी, खिड़की थी लेकिन वो नहीं था वेंटिलेशन, और एक छोटी सी टेबल पे खाना, और जो जिस पेटी में ट्रंक में मैं बॉम्बे से हैदराबाद से लाया था उसके ऊपर मैं गद्दा वद्दा बिछा के अच्छा उसको सोफ़ा बना दिया था। तो मेरी वाइफ के पास एक टेप रिकॉर्डर था, तो बाजू घर जाके मैं एवरी वेंसडे शायद कुछ आते थे हिंदी गाने टीवी पे, कुछ प्रोग्राम आता वेंसडे या थर्सडे, चित्रहार कुछ आता था हिंदी, चित्रहार। तो उसमें एड्स बहुत आते थे। तो उसमें एड्स में सारे रिकॉर्ड करता था गाने। लोग बोलते ये क्या कर रहा है, गाने छोड़ के। फिर वो पूरे एड्स रिकॉर्ड करके ऊपर बांध लेता था टेप को, ताकि विवेक मुझे बहुत तंग करता था, पैर खींचता था नीचे से। इतना ही कमरा था। हाँ। तो स्टूल पे खड़े होके उसमें उसको सुनता था। तो 30 सेकेंड्स में जो बोलना था वो 1 मिनट में मुझसे बोला नहीं जाता था। बाद में ये मेहनत की, और मेरे गुरु जो ब्रिजभूषण जी की मेहरबानी से मुझे अवार्ड मिला। फर्स्ट पहला ऐड दिया मैंने कैल्शियम सैंडोज का शायद, ओके। उस पर मुझे अवार्ड मिला था फ्रॉम द रेडियो के एसोसिएशन में। फिर वॉइस में इतनी पॉपुलर हुई, फिर ये लोग बोले रहे कहाँ फिल्मों के चक्कर में आप जाते हो, इधर मैं नंबर 1 मॉडल बन गया। हाँ। आपने एड्स भी किए ना? मैं एड्स के लिए डेट देनी पड़ती थी। आई यू फ्री, नो आई डोंट हैव डेट, ये वो। सबसे बड़ा पॉपुलर में 4 मीनार ऐड मेरा पॉपुलर हुआ, लाइफ बॉय का हुआ। कौन सा ऐड नहीं किया मैंने? एवरी डे आई टू शूट। और जाते आते देखता था कि अभी शूटिंग के लिए छोटे से 2 बॉक्स ले लिया था, यू नो। और ट्रेन में आया था, कोई नहीं, सब लोग कार मॉडल्स थे, अपने स्टाइल में जाते थे। तो मैं थोड़ा सा बैग लेके जाके टैक्सी तो ले लेता था, चर्च गेट उतर जाता था, वहाँ से दादर उतरता था। दादर उतर के 2 किलो की अगर आलू खरीदो या प्याज खरीदो तो आधा किलो फ्री मिलता था। तो उन पेटियों में मैं वो भर लेता था 2, ऐसा नहीं लगे कि सब्जी खरीद के आ रहा है। हाँ। भाजी नहीं है, मॉडल बन गया ना। तो लोगों से छुपाने वो लेके फिर वर्ली उतर के वहाँ से पैदल घर। 45 मिनट्स बारिश में खड़ा रहता था मैं, विलेपार्ले स्टेशन से वॉक करके। जी। बहुत गंदा एरिया था वहाँ। विलेपार्ले से 255 बस आती थी, जी। 255। तो हम लोग 4 लोग को पूछता था, यार एक 4 आने डालते 1 रुपये में उतर जाते हैं। तो 3 लोग हाँ बोले, 1 बोला नहीं मैं नहीं देता 4 आने, क्योंकि 10 पैसे की टिकट होती थी। 15 पैसे बचते थे उनके। तो फिर हम बैठे रहते थे बस के लिए। 1 किलोमीटर ही था वहाँ से घर। तो 45 मिनट्स बारिश है, क्योंकि वो कवर भी नहीं था। और 255 आराम से आती थी, जब मर्जी आती थी। बैठ के घर से उतरते थे पूरा भीग के, फुल 2 पेटियाँ लेके। ये सो नाइस। लेकिन कभी कभी अगर सोचो, जो आप इन हालातों से गुजरे, आज सोचो तो कभी कभी कितना अच्छा लगता है कि हम इतने मेहनत से इतने आगे बढ़े हैं। हाँ, लेकिन ये इसलिए मुझे ख़राब लगा क्योंकि हैदराबाद में पिताजी के पास स्टूडियोबेकर चैम्पियन, जी, फोर्ड, गाड़ियाँ, 10-15 नौकर, नवाबी स्टाइल, जी। 1000 गज के से बड़ा स्विमिंग पूल पीछे, बंगला, गाड़ियाँ, वो छोड़ के मतलब पेंसिल गिरी तो 2 नौकर उठा के देते थे। कभी दुकान की चाबी खोलने जाओ, साफ करके चाबी ले खोल के देते थे, पानी ला के। अब मुझे रिवर्स बिगिनिंग से शुरू करना पड़ा ना। आपकी शुरुआत शुरू से 3 बस बदलता था, फ्रॉम जुहू टू ब्रिज भाई के घर तक, बैंड्रा।
अच्छा। भाग के, और 50 रुपीज़ हमको मिलते थे। सबसे पहले मॉडलिंग भी ऐसे ही किया था। जी। किसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैच, पता नहीं, जो सिटिंग फीस 50 रुपीज़ मिले थे। बोले यार इसको मॉडल की डेट नहीं रहती थी ना, हाँ। तो एज अ मॉडल बिठा के आपको एज अ डमी, मतलब डमी जो भी है, हाँ। डुप्लीकेट, ऐसा लगेगा हमारा फलाना मॉडल। ये जो फ़ोटो सिर्फ दिखाने के लिए इसको 50 रुपये में फ़ोटो लेके ऐसा बना के वो पेश करते थे, प्रेजेंटेशन करते थे जब अपने क्लाइंट को, एड एजेंसीज। जी। तो वॉइस में भी ऐसे हुआ, उसमें तो बोले हमको यही आदमी दे दो, इसी का सूट तो कर ही रहा है हमारे प्रोडक्ट को। हाँ। वॉइस में भी ऐसा हुआ, एक कोई ग्लास निकला था, क्रिंकल ग्लास, तो उन्होंने स्क्रैच कर दो, यहाँ पर सेटिंग फेज लेता था, वहाँ स्क्रैच। पहले मेरी वॉइस में करा के वो लोग प्रेजेंटेशन देते थे, फिर जो मेन वॉइस है जो आती, तो बोले यार यही वॉइस अच्छी है, वहाँ बोलते यही फेस अच्छा है। वेरी गुड। अच्छा, आपकी फिल्मी सफर, आपकी पहली फिल्म कमलजीत ने आपसे कहा था कि हाँ, उसके बारे में बताइए। आपको बहुत मालूम है मेरे बारे में। कमलजीत के बारे में। मैं बहुत थक गया था एक दिन, एक ही बार लाइफ में रोया था, ट्रेन में खड़े होके, ट्रेन में अकेला खड़ा। मैंने बोला एक तरफ वॉइस पॉपुलर हो चुकी है, एक तरफ एज अ मॉडल पॉपुलर हूँ, ये मेरी आवाज़ और ये मिलाते क्यों नहीं है दोनों, मिलके मैं स्टेज स्क्रीन पे क्यों नहीं आ सकता। तब मैं देखा लोग मुझे देखने लगे, ये आदमी रो के सीधा उतर गए नीचे। हाँ। तो देखा तो मैं दादर शायद जा रहा था, तो वहाँ पर कमलजीत ने एक पिक्चर साइन की थी, तो मैं वहाँ डड्डू का नाम क्या है, सिपी, तो उससे मिलने गया था। निकला तो मैंने बोला, कमलजीत मिल गया वहाँ। कमलजीत तब मिला था मुझे जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट देखने गया था ना, 69-70 में, जब बेग था, महमूद बेग, हाँ, 71 to 73 जब भी था तब उसकी मेरी, तब मुझे उसने बहुत प्यार दिया था। हाँ। हमारे फ्रेंड का दोस्त है, महमूद का दोस्त है, बड़ा फ्रेंडली था। तो मैंने बोला यार कोको, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई, तो बोला यार मुझे मिल गई एक बड़ी पिक्चर, मैं एक रोल आया नहीं कर रहा हूँ, तो फलाना चले जा, पोचकान वाला स्ट्रीट पता नहीं क्या, और वहाँ जाके राइट टर्न करके ये करके। हाँ, मैं ढूंढता वहाँ गया तो कोई नहीं था, तो नंबर भी कैसा, घर से आधा किलोमीटर दूर एक कॉइन बॉक्स, कॉइन बॉक्स वाले को पटाता था कि मैं तेरे से ब्रेड एग सब सामान लिया करूँगा, तो मेरे फ़ोन कभी आते तो ले ले यार। फ़ोन नंबर था 561012 561012, कॉइन बॉक्स ये का। कौन से एरिया का था? अच्छा, जुहू, ओके। जुहू पे 10th रोड पे ही था मैं, छोटा सा जो कमरा था वहाँ। उधर फ़ोन आ गया कि साहब, अच्छा, ये फ़ोन के बाद क्या हुआ, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये मज़ेदार किस्सा मैं भी सुनूंगी। दोस्तों, अब रियल फिल्मी सफ़र की कहानी शुरू होने वाली है, हम तुरंत आएंगे, आप जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम जानेंगे फिल्मी सफ़र के बारे में, जो मैं भी जानना चाहूँगी। हाँ, तो फिल्मी सफ़र कैसा शुरू हुआ, वो आई वुड लाइक टू नो। मैं आपसे कह रहा था कि जैसे कमलजीत ने मुझे बताया वो एड्रेस, तो विनोद पांडे जी, तो उसने बोला एक प्रोड्यूसर आया है, वो हीरो ढूंढ रहा है। तो मैंने बोला हीरो ढूंढ रहा है, और वो भी फिल्म का हीरो। मेरे दिमाग में था शम्मी कपूर, देवानंद। मैं बोला इतनी बड़ी बड़ी मूछ वूछ, मुझे वो नहीं कास्ट करेगा, हीरो क्यों कास्ट करेगा वो। तो मैं उधर अपना एनीवे नंबर छोड़ के घर आया, तो वो घर पे आ गया बेचारा बोलने के लिए, दुकान वाला, वो अंडे ब्रेड वाला जो दुकान वाला था, 561012, हाँ। फ़ोन नंबर आके बोला सर आपका फ़ोन है अर्जेंट। तो मैं उधर पहुंचा तो फ़ोन किया, तो हेलो पांडे साहब, विनोद पांडे। तो मैंने बोला कि देखिए सर, मैं उसको अब डिस्करेज कर रहा हूँ, सर आप हीरो को ढूंढ रहे हैं अपने वो करने के लिए। बोला ये मुझे हीरो भी बनाएगा, लंदन में ले जाएगा। हाँ। नहीं हो सकता है। तो बोला सर मैं हीरो लगता नहीं हूँ, मेरी बड़ी बड़ी मूछ है और शमी कपूर टाइप का और बड़ा देवानंद टाइप का लुक नहीं है मेरा। हाँ। तो मैं ऐसा है। तो नहीं आप आ जाएं तो बेहतर है। अब मैं बोले अभी आ जाइए। वहाँ से वर्ली जाऊँ तो 30 रुपये लगते थे। 30 रुपये मतलब
बहुत बड़ी बात है, जी। 1 हफ्ते का खाना पीना। अब मैं बोले बस में जाऊं तो पहुंच नहीं पाऊंगा। हाँ। हिम्मत करके घर गया, वाइफ को बोला सर जा रहा हूँ, 30 रुपये वहाँ दिए, फौज कान वाला स्ट्रीट के घुमा के घुस गया वहाँ। तो मैंने सोचा 10-15 मिनट में हो जाएगा। करते करते, और मुझे रेडियो की बहुत इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, ब्रिजभूषण जी ने। तो वो बोले कि हम लोग रिहर्सल करते हैं। पेज 1 से शुरू किया, एक बार फिर मेरी फिल्म। उसने एक लाइन बोली, दोस्तों दोस्तों, वो अलग बोलता था, मैं अपने स्टाइल से बोलता था। हाँ। मेरी मॉड्यूलेशन दे के बोलता था। हाँ। बोला, मैंने बोला याद कैसे कर? बोले मैं आप पढ़ता जाता हूँ, आप बोलते जाओ। हाँ। तो वो पढ़ता जाता था, मैं बोलता जाता। तो बोले यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कि अब हम पूरा एंड तक करते हैं। हाँ। पूरी स्क्रिप्ट एंड तक करा। ओके। और बोलता आपके पास पासपोर्ट है? और नहीं था मेरे पास। हाँ। बोला है। अच्छा, आपने कह दिया जी। हाँ। तो बोला हम आपको टिकट भेजेंगे और हम वीकली देते हैं, ये जो भी है पैसे। ऐसी की बात है यार, पैसे किसको भी रोल मिल रहा है। नाचते नाचते घर पहुंचा। लकीली देखिए हाउ प्रकृति, द यूनिवर्स, कैसे भगवान आपसे पहले कुछ काम कराता है। मुझे हमारे घर के बाजू में एक फ्रेंड रहता था, फ्रेंड हो गया था। तुम क्या काम करते हो? तो बोला यार मैं लोगों के पासपोर्ट पूछ रहा, यार मेरा भी बना देना। तो मेरी वाइफ हंस रही थी। हाँ। 2 बार हंसी थी वो। एक बार मैं बोला क्यों बना रहे? तो मैं बोला कभी कोई प्रोड्यूसर मिल गया और बोले कि हम आपको बाहर लेके जाना चाहे तो मैंने फॉर्म वॉर्म भर के उसको दे दिया था। ओके। पता नहीं ऐसे ही दे दिया था 1 महीना पहले। ये होने से, ये फ़ोन से 1 महीना 2 महीने पहले दे दिया था। और वॉक पे गया मेरी वाइफ के साथ इधर जुहू पे। वहाँ पर छोटे छोटे वो रहते थे, कॉटेजेस थे, पाम ग्रोव होटल्स के। इतने थे, 10-15 थे। तो बोला एक दिन मैं यहाँ अपना घर बनाऊँगा इस यहाँ। वहाँ वो टूटे, बिल्डिंग बनी आफ्टर दिस फिल्म। वो टूटे पाम ग्रोव के ऑस्ट्रेशल बिल्डिंग बनाई बिल्डर ने। 7 माले पे मैंने पहला फ्लैट लिया था। ओह वाह। लेकिन ये जो है, हाँ। इसका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगा दुकानदार का, और जो बिल्कुल। हाँ। और ऑफ कोर्स थैंक्स टू विनोद पांडे जिसने मुझे इतना अच्छा रोल दिया। तो ये 2 बार जो हंसी बोला था ना मैंने, जी। एक और कहाँ सी थी वो? हाँ, पासपोर्ट के टाइम पे। हाँ, पासपोर्ट। दोनों चीज देखो कैसे निकले, मुंह से निकले और हो गए। हाँ, देखिए ना। और वो पासपोर्ट जो उसको बोला था, और वक्त पे आ गया था पासपोर्ट। आया कहाँ? फिर उसके बाद मुझे जाके वहाँ ऐसे खड़े होना पड़ा पासपोर्ट ऑफिस में। ओह। तो उससे सब तैयारी करती थी। कितना होता है चांस। और इधर मेरी डे एंड नाइट मॉडलिंग की शूटिंग, लाइव बॉय का लास्ट डेज का। और इनसे ही गलती होती गई, पहले गलत टिकट भेज दी और वहाँ से होती गई। और रोज़ फ़ोन आता गया, और ये लंदन से फ़ोन रोज़। आप आए नहीं, मैंने बोला ये टिकट है, अरे हाँ गलत हो गई। फिर वे बाद में उन्होंने मुझे दूसरी टिकट भेजी। मैं पहुँचा, शूटिंग की, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना, जिसकी ज़िंदगी भर की तमन्ना थी मेरी, सब कुछ उसमें डाल दिया मैंने। उसमें दीप्ति की भी पहली फिल्म थी ना वो? सभी की थी। मेरा एक क्लासमेट था प्रदीप भी। प्रदीप की भी पहली थी। पहली थी, हाँ। मेरी तो ऑलमोस्ट पहली थी। एक आध लाइन मैंने विनोद खन्ना के साथ की थी पहली बार जिंदगी में, महबूब स्टूडियो में। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं टीवी पे, मैंने उनका लिया था। ओके। अच्छा, प्रकाश मेहरा जी के साथ आपकी मुलाकात आपकी वाइफ के कहने की वजह से आप गए, या वो पूरा स्क्रीन में नोट कर, ये पिक्चर बना रहा है, ये नंबर है, ये एड्रेस है, सब स्क्रीन खरीद के सबका देती थी। यशोधरा के कहने से आप वहाँ गए। और मैं क्या करता था, मैं अपने आप को समझता था कि मैं हीरो नहीं दिखता हूँ एक्टर, क्योंकि लोग मुझे बोलते थे यार तू डायरेक्शन कोर्स करके आया क्या फिल्म इंस्टीट्यूट में? शक्ल देखते बोलते सर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से आया। अच्छा, डायरेक्शन कोर्स किया? नहीं सर, एक्टिंग कोर्स किया। खरीद लिया था अपनी फिल्म। हाँ। फिल्म दिखाता तो लोग के होश उड़ जाते थे जी। 400 रुपये में फिल्म ली थी, जो वहाँ पे बनी हाँ, थी। साउंड अलग और वो अलग, विजुअल अलग, मैरिड प्रिंट भी नहीं मिली थी जी। तो यशोधरा ने बोला कि प्रकाश मेहरा ने जब अमिताभ बच्चन को इतना किया तो आपकी भी वॉइस है, तो आप उसको फ़ोन पे पहले बात करो। हाँ। 2 बार ऐसा। ब्रिजभूषण जी ने भी बोला कि, मैंने बोला आप मेरा इंटरव्यू वो तो ले लीजिए, बोला आपका फ़ोन पे ही ले लिया था। हाँ। तो इन्होंने भी बोल दिया आप आ जाइए कल।
उन्होंने रोल भी तय कर लिया था आवाज़ सुन के, प्रकाश बेहरा ने। Wow, that's so nice. रोल पहले उन्होंने मुझे दिया इसका, मुकद्दर का सिकंदर का रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रोग्राम। सब परेशान हो गए, मेरे नए लड़के को अब नया दे रहे पूरा दो। तो फिर मुकद्दर का सिकंदर के लिए कुछ प्रोग्राम वो थे, उस ज़माने में क्या आते थे बड़े EP LP, उससे भी बड़ा एक आता था, डबल एल्बम्स आती थी। हाँ, तो डायलॉग्स फिल्म के, फिर मेरी कमेंट्री, फिर फिल्म के, ऐसे था। तो उन्होंने बोला ये जाके कर दे HMV में। मैंने बोला मैं इतना बड़ा काम करूं? और बोल दी आया करके पूरा दिन मेहनत कर, शाम को कैसे किया? मैंने बोला मुझे तो ठीक लगा, आप सुन लीजिए कट करने से पहले वो एल्बम, तुमको ठीक लगा ना? ठीक है। तो बोले अमीन साहनी साहब बहुत बिजी हो गए थे, उनके ब्रदर का वो कर रहे थे, बॉर्नविटा का। तो हम लोग कितना देने वाले थे सैनी को? तो बोले 5,000 रुपये। सुरेश चोपड़ा को 5,000 का चेक दे दो। 5,000 उस टाइम पे। nice. तो उन्होंने फिर मेरी लाइफ बनाई, फिर लावारिस में दिया काम। क्या वो फर्स्ट एल्बम था मुकद्दर का सिकंदर का जो प्लैटिनम डिस्क बना, Yeah. हाँ, इतना platinum बिका। disc. प्लैटिनम डिस्क उसका मेरे पास है, अभी तक है। Okay, that's nice. अच्छा, हम जानना चाहेंगे, आपकी एक बहुत मज़ेदार फिल्म थी मिर्च मसाला। हाँ, उसके बारे में बताइए आप, मिर्च मसाला में तो जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला था। हाँ, मिर्च मसाला में बहुत मज़ा आता था। उसमें तो मैं जल्दी चला गया था, तो जिस गांव में शूटिंग थी वहाँ एक जैसे कपड़े बना रहे थे वो टेलर, मार्केट पूरी लोग आना जाना, बहुत बिजी स्ट्रीट, ब्यूटीफुल, लाइक ऐसा लगता था मेले में आए हुए हैं लोग, बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। तो मैं बैठ के नोट करता था, ये पागड़ी कहते हैं हाँ, उसको। पागड़ी। वो लोग ऐसे थोड़ा चिन ऊपर करके चलते, इतनी हैवी पागड़ी, 2-2 किलो की। तो मैंने फिर अपने जूते पे कीले ठुकवाए नीचे, जैसे उन लोगों के। फिर एक बाजू चांदी की दुकान थी, उधर एक ऐसा मोटा कड़ा पहनते हैं वो लोग, वो भी खरीद लिया पहनने के लिए। और टेलर के साथ बैठता था और टेलर सीता जाता था कपड़े और मैं लोगों को देखते रहता था। फिर मैंने देखा गमछा ऐसे कैसे करते हो, ऐसे बात करते करते उसके साथ खेलते रहते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो मैं वही उनको देखते 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 उनके अंदर खो गया था। और उसमें कुछ मेहनत नहीं की मैंने कि ये क्या ऐसा दिन रात नींद नहीं आई। बहुत मेहनत अच्छी- तो बहुत की थी अच्छी मैंने फिल्म। लावारिस में, बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत। डॉक्टर के पास पूछने गया था क्या? कि हाथ कटने के बाद आदमी करता क्या है। और आप कविता और आर्टिकल्स भी आप लिखा करते थे, उसके बारे में बस एक दो तीन लाइनें बोल दीजिए आप। नहीं ना छपी ना मैंने कभी हुआ, पढ़ी हुई किताब चलिए, है एक आधे में। अपनी कविता की 2 लाइनें सुना दीजिए अपने प्रोग्राम के एंड में प्लीज। मैं एक ही लाइन लेके आया था यहाँ पर, दूसरे की लाइन है जिस पे मैं आज तक जी रहा हूँ कि बर्फ यूं अकड़ती है अपने कारनामे पर। बर्फ जो बिजली होती है, किसी का बना बनाया घर जो तिनका जोड़ के घर बनाता है ना, तो आके बिजली कड़क के अकड़ती है, मैंने जला दिया तेरा घर थाड़ करके। तो मैं ये एक ही लाइन लेके बॉम्बे आया था, बर्फ यूं अकड़ती है अपने कारनामे पर जैसे कि हम फिर राशियां बना नहीं सकते। वाह, बनाएंगे। वाह, 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 क्या मेरे बात। डैडी ने भी क्या बात है, बहुत 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 है। अच्छा, अभी आप अपने रियल लाइफ में दादा की भूमिका निभा रहे हैं, उसकी वो फीलिंग कैसी है बताइए। इतना खुश हूँ कि जैसे कि मुझे कोई 10 नेशनल अवार्ड मिल गए होंगे आराम से। बच्चों की प्योरिटी देख के जी। दुनिया इतनी देखी ना, इतना धोखा देखा है, इतनी तकलीफें, इतने अच्छे लोग बुरे सब देखे हैं, अच्छे अच्छे गुरु, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर, सबसे मिला मैं दुनिया के, मतलब क्वाइट अ फ्यू, नॉट सब। तो जब बच्चों का चेहरा देखता हूँ तो उनमें मुझे भगवान दिखता है, देवी देवताओं का रूप दिखता है, उनके प्योर सोल दिखते हाँ, हैं बिल्कुल। कि मैं ऐसा था, इतना भोला था और कितना आज मैला हो गया। उनको देख के मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ला के क्लीन करता हूँ कि मैं यही तो था, क्यों अपने ऊपर इतना मैल डाल लिया। हाँ, जो प्योर सोल की प्योर क्वालिटीज़ है, जो प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, बिल्कुल, जितनी सात क्वालिटीज़ हैं, वो उनमें बच्चों में देख देख के मैं उनसे, वो मुझे रिमाइंड करते हैं कि तुम भी ऐसे थे, आप
बी ट्रूथफुल, Yeah. बी नाइस, बी सिंपल, लाइफ को कॉम्प्लिमेंट मत करो। तो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ वापस। सो नाइस। दैट लीड्स मी टू माई ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ बीइंग अ सोल। अच्छा, मैं अभी हमारे प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल करना चाहूँगी। हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है जो फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कितना बड़ा संदेश तो दिया कि ऐसे ही बोल दिया। लोगों ने बोला कि मैं थोड़ा शम्मी कपूर लगता हूँ, लोगों ने बोला मैं शाहरुख खान लगता हूँ, तो मैं आ गया जी बॉम्बे। कितने लोग मेरे पास आते हैं। किसने, लोगों ने क्या बोला, मैंने अपनी कितनी टेस्ट किया, रेडियो पे, स्टेज पे, फिल्म इंस्टीट्यूट जाके देखा, लोगों को मिला, फिर देखा, फिर हैदराबाद पे स्टेज में करने के बाद लोगों से पूछा हाउ एम आई, हाउ आई एम, और फोटोज़ मिला के देखी, आवाज़ सुन के देखी। जब समझ में आया कि मैं टैलेंटेड हूँ और मुझे काम आता है, तब मैं यहाँ जंप किया। बिल्कुल। ऐसे नहीं आ गया। That's so तो nice. लोग जो ये सोच के आ जाते, आई लुक नाइस, लोग बोल दिए। या थोड़ा मसल्स बना लिए तो बस आ जाते हैं। नहीं, लड़कियों को कितना बोल देते हैं, तो ये लगती है, तो वो लगती है, वो आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा सुरेश जी, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। आपके बाजू में किताब रखी है, उसमें एक छोटा सा ऑटोग्राफ दीजिए और एक छोटा सा मैसेज आप ऑडियंस ये के लिए। सारा इंटरव्यू एक मैसेज तो है। अच्छा चलिए, तो आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए और अपने दर्शकों को दिखा दीजिए आप। ओ, मेरी फोटो है यहाँ। हाँ। क्या लिखना है यहाँ पर? तो मैं यहाँ लिखूंगा मैसेज, कीप स्माइलिंग अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ग्रेट। क्योंकि हर चीज़ गुजर जाती है। अगर मेरे प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, पाकिस्तान से ट्रेन में बैठ के आज यहाँ बैठा हूँ, मम्मी की छोटी सी मम्मी की गोदी में ऐसे डर के, और चारों तरफ मर्डर्स और आवाज़ें, चीख पुकार, और यहाँ, लेकिन वो सारा गुजर गया। कीप स्माइलिंग। कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक, कोशिश से कामयाबी।